अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शिल्पा कछवाहा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के इस कार्यक्रम में। मत्स्य बीज उत्पादन एक अच्छी आय का जरिया। गाजर के अच्छा उत्पादन लेने वाली किस्में व वैज्ञानिक बुआई। वैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा मत्स्य पालन अपनाने के कारण पिछले 2 दशकों में अपने प्रदेश में मुख्य रूप से रोहू, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, नैन इत्यादि प्रजातियों के मछलियों का पालन कर प्रदेश के किसान भाई काफी लाभान्वित हो रहे हैं। फलस्वरूप इन प्रजातियों के मछलियों के बीज की मांग में भारी वृद्धि हुई है और इसी मांग को देखते हुए ग्राम जगदीशपुर, जिला दरभंगा के एक प्रगतिशील मत्स्य बीज उत्पादक ललित कुमार साहनी अपने हेचरी फार्म में मछली बीज उत्पादन कर प्रति वर्ष लगभग 20 लाख रुपए से ऊपर की आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। मैं ये कैलाश मत्स्य हेचरी लमसम 5 साल से चला रहा हूँ और मछली सब जाति का रखता हूँ, जैसे रेहू, नैनी, मिर्का, कॉमन, ग्रास, सिल्वर, कतला, ये सब मछली का सब प्रजाति का मछली का यानी बीज का उपार्जन करके बिजनेस करता हूँ। ये नर्सरी, ये सब नर्सरी है, इसमें स्पॉन्ज पाल करके धानी, फ्राई, एयरलिंग, फिंगरलिंग करके बेचता हूँ। लगभग 30 से 40 एकड़ लीज वाला पोखर है और अपना जो है सो लमसम अपना 4 एकड़ में खोदवाए हैं। उसमें 7 तालाब बनवाए हैं। उस 7 तालाब में स्पॉन्ज निकाल करके ये सब मिला करके बेच करके 40 लाख रुपया का बिजनेस करता हूँ। उसमें खर्चा, दवा खर्च लगभग 5 लाख और मछली का भोजन लगभग 5 लाख रुपया पड़ता है। मजदूर में खर्चा होता है 5 लाख और डीजल और अन्य खर्च 5 लाख रुपया। 20 लाख रुपया हमको यानी विविध खर्च हो जाता है। नेट प्रॉफिट में 20 लाख रुपया हमको ईयरली होता है। प्रगतिशील किसान ललित कुमार साहनी अपने हैचरी फार्म से प्रजनक मछलियों के तालाब से हैचरी विधि द्वारा मत्स्य बीज, स्पान एवं फिंगरलिंग उत्पादन कर प्रति वर्ष लगभग 21 लाख रुपए से ऊपर की आमदनी प्राप्त कर रहे हैं, जो कि उनकी सफल मत्स्य बीज उत्पादन की सफलता का अच्छा संकेत है। परंतु किसान भाइयों, हैचरी द्वारा मछली बीज उत्पादन तकनीक में प्रजनक मछलियों के प्रबंधन से लेकर उत्सर्जन विधि द्वारा अंडे तथा स्पान प्राप्त करने हेतु प्रजनक टैंक, हैचिंग टैंक प्रबंधन में बहुत अधिक दक्षता एवं सावधानी की जरूरत होती है, जिसको प्रगतिशील मत्स्य बीज उत्पादक ललित कुमार साहनी दक्षता पूर्वक करते हुए यह आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं कि वह किस प्रकार से हैचरी में मछली बीज उत्पादन तकनीक एवं कार्यों को संपादित करते हैं।
करने के लिए हम जो है सो लेबर लेकर के और अपने मेहनत करके पोखर में उसमें स्पंज, धानी और फ्राई, एयरलिंग, फिंगरलिंग वहाँ से भी बना करके यहाँ हैचरी पर ला करके बेचता हूँ। उसमें से जितना बेनिफिट होता है सब बेनिफिट ले करके ये 20 लाख का इनकम करता हूँ। वो लीज वाले और को दे करके हम 20 लाख का नेट प्रॉफिट करता हूँ। लगभग 30 से 40 एकड़ का यानी लमसम लीज वाला पोखर है और फ्राई, धानी और एयरलिंग ये सब इसमें बना करके बेचता हूँ। लोग जो मछली का जो ग्राहक आता है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक पन्नी थैला जैसा पन्नी बना हुआ आता है। उस पन्नी में हम यानी स्पंज को जैसे नज़दीक जैसे 30 किलोमीटर का दूरी का रहता है तो हम लोग 2 बाटी स्पंज 200 ml स्पंज उसमें डालते हैं और उसमें आधा यानी पानी और स्पंज रहता है, आधा ऑक्सीजन डाल करके उसको पैक कर देते हैं। और वो ऑक्सीजन पैक करके जब ट्रांसपोर्टेशन के लिए भेजते हैं तो जहाँ भेजते हैं वहाँ 12 घंटा तक उस बच्चा को कुछ नहीं होगा। वो 12 घंटा तक जीवित रहेगा, एकदम बढ़िया कंडीशन में जीवित रहेगा। अगर जब बहुत दूरी का जैसे 200-400 किलोमीटर 200-300 किलोमीटर का जो दूरी रहता है उसमें हम लोग 100 ml स्पंज डाल करके उतना ही पानी में जैसे 3 से 4 लीटर पानी में डाल करके आधा ऑक्सीजन डाल देते हैं। उसके बाद पैक करके और ट्रांसपोर्टेशन में बहुत अच्छा से भेज देते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। गाजर के अच्छा उत्पादन लेने वाली किस्में व वैज्ञानिक बुआई। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, गाजर की बुआई के लिए अभी उपयुक्त समय चल रहा है। तो हमारे जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं तो वह इस फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए कैसे करे इसकी बुआई, इस विषय पर अपने अनुभवों को बता रहे हैं ग्राम हिसरी, जिला रांची के प्रगतिशील किसान गणपत महतो। पहला तो आरंभ की गाजर, जैसे अभी कुछ गाजर बुआई हो चुका है, कुछ गाजर अभी बुआई हो रहा है और आपका फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक गाजर की बुआई भिन्न भिन्न कंपनियां का भिन्न भिन्न प्रकार की गाजर की बुआई होगा। सबसे पहले खेत का चुनाव हमारे किसान बंधु करते हैं और सिलेक्शन करने के बाद में प्लॉट पर घास रहित प्लॉट तैयार करता हूं, जिसमें कूड़ा करकट या जो भी आपका खर पतवार है उसका चुनाव करवाता हूं। उसके बाद पर जोताई करवाता हूं। जोताई करवाने के बाद में कंपोस्ट डालता हूं। कंपोस्ट डालने के बाद पर जोताई करके 8-10 दिन में रहने देता हूं। प्लॉट को लेबल करवाता हूं। लेबल करवाने के बाद पर अब हमारा बीज 15-20 से 25 दिन के अंदर पर 1 इंची, 1.5 इंची, 2 इंची के आसपास पर चला आएगा। अब उस पर हम एक हल्का बहुत ही कम कीटनाशक दवा, जिस पर आप नीम के पत्ती हुआ या और कुछ ऐसे पत्तियां हैं, उसको बना करके पानी से स्प्रे कर सकते हैं। ये फसल
3 महीना से 4 महीना का आज जो मैं बुआई कर रहा हूँ, ये 3 महीना, 3.5 महीना, 4 महीना के अंदर में बाजार तक मैं भेज देता हूँ। किसान भाइयों, अभी आपने एक कृषक के अनुभवों को सुना। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आइए मिलते हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विजय पांडे से। आगात गाजर लगाने के लिए सितंबर माह उपयुक्त है और इसके लिए उन्नत प्रभेद हैं पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यमदाग्नि, नैंटेस, चेंटने, देसी लाल, देसी काली, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो। और आगात गाजर लगाने के लिए सितंबर, मध्य गाजर के लिए अक्टूबर और पिछात के लिए नवंबर माह ही सही रहेगा। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और लगाने की दूरी 25 × 10 सेंटीमीटर ही उचित है। एवं खाद एवं उर्वरक जो है प्रति हेक्टेयर आप 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर कंपोस्ट, नेत्रजन 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, स्फूर 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एवं पोटास 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। अगर उन्नत प्रभेद गाजर के लगाते हैं तो 150 से 200 क्विंटल उपज की प्राप्ति होगी प्रति हेक्टेयर। गाजर में भी बीमारी लगती है सफेद रस्ट और फल गलन। सफेद रस्ट के लिए 2 किलोग्राम मैंकोजेब 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से खड़ी फसल में छिड़काव करें एवं फूल आने के समय बिल्कुल छिड़काव नहीं करें। फल गलन के लिए बीज को बोने से पहले 2.5 ग्राम कैप्टन प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधित करें। साथ ही फॉर्मेल्डिहाइड 160 से 175 मिलीलीटर का 2.5 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति 20 स्क्वायर मीटर भूमि का शोधन करना चाहिए। इसके अलावा खड़ी फसल में 2 किलोग्राम मैंकोजेब या जिनेब प्रति हेक्टेयर की दर से 800 से 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करते रहें। आपका फल रोग से सुरक्षित रहेगा। आगे और भी है कुछ और रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आम के बाग में उर्वरक प्रबंधन पर जानकारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। आम के बाग में आगामी समय में अधिक बौर और फलन के लिए फल वृक्षों में पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए उर्वरकों का संतुलित प्रयोग आवश्यक है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि किसान भाई फलों की तुड़ाई के बाद उर्वरक प्रबंधनों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, जिसका नतीजा कम फलन के रूप में सामने आता है। कई बार तो बिल्कुल फल ही नहीं आता। ऐसी समस्याओं से बचने के लिए कैसे करें आम के बाग में उर्वरकों का प्रबंधन, जानते हैं डॉक्टर A.K. सिंह से। फल तोड़ने के बाद फिर बारिश का टाइम होता है। बारिश का भी समय लगभग समाप्त हो चुका है और इसके बाद कुछ कल्चरल ऑपरेशन जो बगीचों में करने होते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि अगले साल भी फल अच्छा आए। तो इसके मद्देनज़र रखते हुए जो बगीचों में इंटर कल्चरल ऑपरेशंस, फर्टिलाइजेशन, खाद डालना, जो कुछ मुख्य बातें होती हैं उसके विषय में आप सभी को हम बताएंगे। इस क्रम में सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे बारिश का मौसम समाप्त होता है, बारिश के महीने ख़त्म होते हैं, उसके बाद किसान भाई को अपने बगीचे में जैसे थोड़ी सी मिट्टी शुष्क हो तो हैरोइंग करवानी चाहिए, ताकि जो भी घास फूस हैं वो हट जाए। और थोड़ी सी हैरोइंग के बाद जब साफ़ सुथरा बगीचा हो जाए उसके बाद थालों की सफाई करनी चाहिए। थालों की सफाई करते समय किसान ये ध्यान दें कि उसकी साथ साथ गुड़ाई भी कर दें और जो भी घास फूस वहाँ पर हैं उन थालों के नीचे सब हटा दें। हटाने के बाद सबसे पहला जो कार्यक्रम होता है, जो क्रिया होती है करने की, वो होता है गोबर की खाद मिलाने की क्रिया।
तो इसमें गोबर की खाद किसान भाई समय से इकट्ठा करवा लें और हर पेड़ के नीचे कम से कम 50 से 60 किलो गोबर की खाद उसको पूरे बेसिन में फैला दें। उसको जो पेड़ के नीचे का जो दौर होता है उसमें अच्छी तरह फैला दें। यह काम किसान भाई को बगीचे में अक्टूबर से नवंबर के महीने में, नवंबर में कम से कम ख़त्म कर लेना चाहिए। तो नवंबर के महीने में गोबर की खाद पेड़ के नीचे पूरे दौर में मिला दें। गोबर की खाद मिलाने के बाद किसान भाई को फिर देखना है कि भाई इसमें हमें जो उर्वरक होते हैं उनको भी मिलाने की आवश्यकता है, क्योंकि हर साल उर्वरक जब देंगे तभी फल का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो हम बताना चाहेंगे कि किसान भाई जो है पेड़ के नीचे एक गोल नाली बनाएं, जो पेड़ के मुख्य तना से 2 से 3 मीटर बाहर बनाते हैं, पेड़ की कैनापी के हिसाब से डिसाइड होता है। फिर गोल नाली में जो फास्फेटिक और पोटैशिक उर्वरक हैं उनको हम डालते हैं और डालने का जो भी रेट पेड़ के हिसाब से डिसाइड करते हैं। यह मात्रा जो संतुलित मात्रा है पेड़ की उम्र के हिसाब से उसको गोल नाली में नवंबर से दिसंबर के महीने में डालना चाहिए। तो नाइट्रोजन जो है वह फल और फूल जब आ जाते हैं, फल फूलने के बाद जब उसमें फल आ जाते हैं, तो फल आने के बाद जब उसमें दाने बन जाते हैं तो आधी नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो फल में दाने बनने के बाद देते हैं और फिर उसके 1 से 1.5 महीने बाद आधी नाइट्रोजन की मात्रा जो है उसको हम फिर गोल नाली में जिस तरह से फास्फेटिक और पोटेशिक फर्टिलाइजर के लिए मैंने बताया उसी तरह से डालते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के साथ जिंक, कापर और बोरान की भी आवश्यकता पेड़ों को होती है और इसको हर साल पेड़ में मिलाना चाहिए। कम से कम नहीं तो 2 साल में एक बार तो किसान भाई को अवश्य मिलाना चाहिए। अब मैं इसकी मात्रा के बारे में थोड़ा बताऊं। बोरेक्स आपको डालना है, बोरान के लिए बोरेक्स आप मार्केट से ले लें 250 ग्राम। जिंक सल्फेट डालना है, जिंक के लिए जिंक सल्फेट लीजिए 250 ग्राम और कॉपर के लिए कॉपर सल्फेट 250 ग्राम। इन तीनों की मात्रा को लेकर के जैसे मैंने खाद डालने, उर्वरक के डालने की विधि बताई कि गोल नाली में देते हैं, उसी नाली में नवंबर से दिसंबर के महीने में 250-250 ग्राम तीनों का लेकर के मिक्स करके उसमें डाल करके और फिर नाली को बंद कर देना चाहिए। इससे जो फलों में कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों से जो फलों में कमियां रहती हैं, उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं बनती है, फल फटने की प्रक्रिया होती है, फल से गोद निकलता है, ये सारी समस्याएं रुक जाती हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। जिला दुमका से राजकुमार यादव जी, आप अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से दुधारू पशुओं से स्वच्छ दुग्ध उत्पादन पर जानकारी चाहते हैं। तो रामकुमार यादव जी, आपकी जानकारी हेतु देखिए कार्यक्रम का यह अंश। स्वच्छ दूध जो है वो न सिर्फ बाहरी गंदगी से दूर होना चाहिए। स्वच्छ दूध में जो है बैक्टीरिया का संख्या और जो भी प्रदूषण है उसकी संख्या जो है कम होनी चाहिए। बैक्टीरियल काउंट जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है स्वच्छ दूध के लिए। और स्वच्छ दूध उत्पादन के कुछ तरीके हैं, जैसे कि जो दूध दुहने वाले व्यक्ति हैं सबसे पहले तो वो अपना हाथ को साफ कर ले, साबुन से धो लें, उसके बाद ही थन को पकड़े और दूध दुहने से पहले थन को भी और उस बाट को भी अच्छी तरीके से पानी से धो लेने चाहिए। और इसके बाद दूध दुहने का जो बर्तन होता है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है इस स्वच्छ दूध उत्पादन में। दूध दुहने का बर्तन को हमेशा जो है साफ बर्तन में ही दूध दुहे। बर्तन को हमेशा जो पाउडर होता है उसमें डिटर्जेंट पाउडर उससे साफ़ करें। बहुत लोग छाई का प्रयोग करते हैं या राख का प्रयोग करते हैं, जिसका अवशेष बच जाता है तो वो दूध को जो है प्रभावित करता है, दूध का क्वालिटी उससे ख़राब हो जाती है। इसलिए हमेशा जो है डिटर्जेंट पाउडर का प्रयोग करें और बाल्टी को अच्छे तरीके से धो लें पहले। और दूध धोने का जो सही तरीका है अर्थात फुल हैंड मिल्किंग है, पूरे हथेली के द्वारा दूध धोना चाहिए। इसके अलावा जो व्यक्ति दूध दूह रहे हैं उन्हें अपने बालों को जो है किसी सफ़ेद कपड़े या कोई पगड़ी से जो है बांध लेनी चाहिए ताकि बाल टूटकर दूध में ना गिरे। उसके बाद दूध दूहते ही एक दूसरे बर्तन जो बड़ा छोटे मुंह वाला होता है और नीचे का उसका जो पेंदी होता है वो बड़ा होता है, उस बर्तन में तत्काल उसको
डाल देना चाहिए और उसका ढक्कन लगा देना चाहिए। दूध दुहने में और भी कुछ बातें ध्यान देना आवश्यक है कि दूध जो है 7 से 8 मिनट के अंदर निकाल लेने चाहिए, क्योंकि जो हार्मोन होता है, जो प्राकृतिक रूप से ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन जो है पशु के शरीर में जो है आता है दूध दूहने के दौरान, वो 7 से 8 मिनट तक ही उसका असर जो है काफ़ी तेज़ होता है। उसके बाद क्रमशः उसका प्रभाव जो है घटते चला जाता है। और दूध दूहते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो है अगर तेज़ हवा चल रहा हो या आंधी उठ रहा हो तो उस समय दूध दोहन का नहीं कार्य करें जो है, और स्वच्छ वातावरण में ही दूध पशु का निकालें। दूध एक जो है पेरिसेबल मटेरियल है, अर्थात जल्द खराब हो जाने वाली वस्तु है, इसलिए दूध निकालने के लिए ये सब सावधानी रखना बहुत ही आवश्यक है, ताकि दूध आपका लंबा समय तक जो है सुरक्षित बना रहे और जो है इसका प्रोडक्ट जो भी बने उसका क्वालिटी भी अच्छा हो। धन्यवाद। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की कुछ मुख्य झलकियां। मत्स्य बीज उत्पादन एक अच्छी आय का जरिया। टमाटर की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने हेतु पौध सुरक्षा उपाय। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ।